आप सबका फिर से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज जो हम जानेंगे ये हमारा मुख्य रूप से EVS का है, ठीक है ना, इन्वायरमेंट साइंस के बारे में है। तो जो है इसको जो है हम अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। इसमें कुछ क्विज है, आपको इसका सारा जवाब देना है, ठीक है ना, कि इसमें कौन सी चीज़ें होंगी आंसर में। पहला जो है पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपको 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण किसको बोलते हैं, ठीक है ना, पर्यावरण क्या होता है, ठीक है। पर्यावरण हम बोलते हैं, ठीक है ना, ये जो है इनवायरनर, ठीक है ना, ये इन्वायरनर शब्द से मिलके बना हुआ है। किस शब्द से मिलकर बना है? इन्वायरनर शब्द से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। इन्वायरन से ये इन्वायरमेंट बना है, ठीक है ना, इन्वायरमेंट बना है, ठीक है ना। और इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है घिरा हुआ। क्या होता है? घिरा हुआ। क्या घिरा हुआ? घिरा हुआ जब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है ना, तो इन्वायरमेंट पे हम जब बात करेंगे तो हम उसको बोलेंगे, जब पर्यावरण उसको बोलेंगे कि जब जीव के, जो यहाँ पे धरती के अंदर जीव रह रहे हैं, जो भी रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, आप रह रहे हैं, यहाँ पे जो भी जीव जंतु रह रहे हैं, तो उसके चारों ओर जो घिरी हुई भौतिक अवस्थाएं हैं, जैविक अवस्थाएं हैं, उन सभी के सम्मिलित रूप को हम जब उसके साथ जो अंतः क्रिया करते हैं तो वो सारी सम्मिलित रूप से जो है कहलाएंगे कि वो पर्यावरण है, ठीक है ना। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये जो है 5 जून को मनाया जाता है। 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है, ठीक है ना, स्वतंत्रता दिवस। क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है आपका बाल दिवस, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है कि इको मार्क किन उत्पादों को दिया जाता है। तो इको मार्क जो होता है, इको का जो है, ठीक है ना, ये इकोलॉजी क्या है? पर्यावरण शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, ठीक है। तो इकोलॉजी जो होता है, ये इकोलॉजी जो होता है ये हमारा पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण। और जो है हम इको मार्क जो होता है, ठीक है ना, हम उसी को देंगे जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हो। वैसे उत्पाद, ठीक है ना, वैसे उत्पाद जो पर्यावरण को नुकसान अगर नहीं पहुंचा रहे हैं तब हम उसे देंगे क्या? इको मार्क। तो यहाँ पे शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है ये धातुओं की बात कर रही है मिलावट की कि किस चीज़ की बात कर रही है, ठीक है। तो अब इसके बाद से दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा जो आंसर है इसमें है प्रोटीन समृद्ध हो। खाद्य पदार्थ की बात हो रही है, तो खाद्य पदार्थ में जो है खाद्य पदार्थों के लिए इको मार्क को नहीं दिया जाता है। पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण जो है कोई भी अगर पदार्थ, कोई भी वस्तु अगर पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो तब हम उसे इको मार्क देते हैं, ठीक है, याद रहेगा। एक इको ये होता है, ये इको मतलब होता है प्रतिध्वनि, ठीक है ना। तो प्रतिध्वनि तब हम बोलते हैं जब हम कोई चीज़ को बोल रहे हैं, ठीक है ना, और वहाँ किसी चीज़ से टकरा कर फिर वापस आ रही हो तब इसे बोलते हैं ध्वनि का प्रतिध्वनि, ठीक है ना। ये ध्वनि, ठीक है ना, जब ध्वनि इधर जाके टकरा के वापस आती है तब हम इसको बोलते हैं प्रतिध्वनि, ठीक है ना। ध्वनि का जो वेग होता है वह, ठीक है, 232 मीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखेंगे। और वहीं जो लाइट का जो होता है, ठीक है ना, प्रकाश की जो गति होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, या इसको 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया था। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जो है ग्रीन आर्मी तैयार की थी, ना ही जापान ने नहीं की थी, ना ही चीन ने, और ना ही पाकिस्तान ने, ठीक है। जापान जो है सुदूर पूर्व, ठीक है ना, सुदूर पूर्व का क्षेत्र है, सुदूर पूर्व क्षेत्र कहो, देश कहो, ठीक है ना। चीन जो है बहुत बड़ा देश है। बड़ा देश मतलब पहले फर्स्ट नंबर जनसंख्या के मामले में था, ठीक है ना, लेकिन आज जो है ताज़ा आंकड़ों के में
1 नंबर पर जनसंख्या में कौन है? भारत। ठीक है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश है पाकिस्तान। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? विशाल पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब हुआ कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे निवास करते हैं, बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे जीव जंतु जो है यहाँ पे निवास करते हैं, एक बहुत बड़ा जो है क्षेत्र है। तो इसके लिए जब हम देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर जो है, ठीक है ना, 79% जो हिस्सा है आपका, ये आपके क्या है? जल है। ठीक है, 21% जो है ये आपका जो है स्थल है। तो जहाँ तक बात की जा रही है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो समुद्र है, ये समुद्र के अंदर जो है पूरा का पूरा जो 79% है ना, तो यहाँ पे सबसे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाएगा, सबसे यहाँ पे जीव जंतु पाए जाएंगे। अभी तक जो है कहा जाता है कि 5% तक ही जितने भी जीव जंतुओं की पता चली है, अभी तक खोज किया गया है, तो उसमें मात्र 5% जीवों की ही पता की गई है। किसके अंदर? किसके अंदर पता की गई है? ये आपका समुद्र के अंदर, पानी के अंदर जो जलीय है उनके अंदर पता की गई है। इसमें से 2 तरह के हैं, ठीक है ना, पौधे भी हैं और पौधों के बारे में भी है, और यहाँ पे जो जीव रह रहे हैं, जीव जंतु रह रहे हैं उनके बारे में भी। ठीक है, घास का मैदान, ये कुछ आप देख लेंगे, ये बड़ा जो है क्षेत्र नहीं है, विशालतम नहीं है जितना कि समुद्र है। तो यहाँ पे एक पूछता है घास का मैदान, ठीक है ना, तो आप कुछ घास का मैदान याद कर लेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। देखो, उत्तरी जो अमेरिका है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में घास का जो मैदान होता है उसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, प्रेयरी। क्या बोलते हैं? प्रेयरी। वहीं जब दक्षिण अमेरिका की बात होती है तो इसको हम बोलते हैं पम्पास। क्या बोलते हैं? पम्पास। अगर वहीं जब बात आएगी, ठीक है ना, अफ्रीका की, वहीं बात आएगी अफ्रीका की, तब हम इसको बोलते हैं सवाना। ठीक है ना, सवाना। वहीं जब बात आएगी दक्षिण अफ्रीका की, तब हम इसको बोलते हैं वेल्ड। क्या बोलते हैं? वेल्ड बोलते हैं। ठीक है ना। अब एक आता है यूरेशिया का अंदर, तो यूरेशिया के अंदर जो घास की मैदान है, यूरेशिया के अंदर जो घास की मैदान है उसको बोलते हैं उसको हम बोलते हैं ये स्टेपीज। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? स्टेपीज बोलते हैं। इसके बाद से जो आता है अफ्रीका, जो हमने बता ही दिया, और इसके बाद से आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर घास के मैदानों को, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर घास के मैदानों को हम बोलते हैं डाउन्स। ठीक है, ठीक है। इसके बाद से जो आता है न्यूजीलैंड। ठीक है ना, तो न्यूजीलैंड के अंदर जो घास का मैदान है इसको हम बोलते हैं कैंटरबरी। किसका? ये आपका न्यूजीलैंड हो गया। अब इसके बाद से जो है हमारा ब्राज़ील जो है, ठीक है ना, इसके बाद जो ब्राज़ील है, ठीक है ना, ब्राज़ील का जो घास का मैदान है इसको हम बोलते हैं कैंपोस। क्या बोलते हैं? कैंपोस। याद रहेगा। घास के मैदान में उत्तरी अमेरिका में प्रेरी के घास के मैदान है, दक्षिण अमेरिका में पंपास है, अफ्रीका में सवाना है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड है, यूरेशिया के अंदर स्टेपीज है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स है, न्यूजीलैंड के अंदर कैंटरबरी है, ब्राज़ील के अंदर कैंपोस है। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जब चलते हैं तो वहाँ पे आता है समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन है। देखो, प्राथमिक उत्पादक मतलब क्या है? अगर आप स्थल में भी जाओगे तो स्थल में प्राथमिक उत्पादक में आपके जो है पेड़ पौधे आते हैं। पेड़ पौधे ये क्या है? प्राथमिक उत्पादक होते हैं। पेड़ पौधे घास फूस, ठीक है ना, पेड़ पौधे घास फूस ये सब क्या उत्पादक है। इसके बाद से आता है आपका फर्स्ट उपभोक्ता, जैसे बकरियाँ वगैरह। द्वितीय उपभोक्ता आता है जैसे हम लोग, ठीक है ना, जीव जंतु, सर्वहारी वर्ग आता है। तो प्राथमिक उत्पादक जो होता है ये होते हैं आपके, ये जो है आपके होते हैं फाइटोप्लैंक्टोस। क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टोस। तो प्लैंक्टोस मेन जो होता है, प्लैंक्टोस क्या होता है? तो प्लैंक्टोस जो है ये एक प्लैंक्टन शब्द से बना है। प्लैंक्टन, ठीक है ना, ये एक प्लैंक्टन शब्द से बना है। प्लैंक्टन दो तरह के होते हैं,
ठीक है ना। प्लैंकटन दो तरह से होते हैं, एक को बोलते हैं फाइकोप्लैंकटन, क्या बोलते हैं, फाइकोप्लैंकटन, और एक को बोलते हैं जू प्लैंकटन, प्लैंकटन, ठीक है ना, जू प्लैंकटन, ठीक है। तो याद रखिएगा प्लैंकटन दो प्रकार के होते हैं, फाइकोप्लैंकटन और जू प्लैंकटन। फाइकोप्लैंकटन जो उसको बोलते हैं जो पौधों की तरह रहते हैं, मतलब जो जल के अंदर पौधों का हिस्सा है वो फाइकोप्लैंकटन कहलाता है। और जो जू प्लैंकटन है इसमें जीव आते हैं, जो जीव जंतु होते हैं ना, तो ये जीव जंतु जैसे जो भी वहाँ पे जीव हैं उसको जू प्लैंकटन बोलते हैं। और दरअसल ये प्लैंकटन क्या है, प्लैंकटन हम बोलते हैं जब समुद्री सतह पर, ठीक है ना, समुद्री सतह पर, ठीक है ना, या उसके निकट जो तैरते हैं, समुद्री सतह या उसके निकट जो भी चीज़ें तैरते हैं, ठीक है ना, वे सारे प्लैंकटन कहलाते हैं, ठीक है ना। और जितने भी प्लैंकटन होते हैं उनको हम नग्न आंखों से देख पाना काफ़ी मुश्किल है, अधिकांश को, ठीक है ना, सबको नहीं, अधिकांश को ये जो है सूक्ष्मदर्शी से दिखते हैं। किसे? सूक्ष्मदर्शी से दिखते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पूछा कौन सा कृत्रिम परिस्थितिकी है। कृत्रिम परिस्थितिकी का मतलब क्या है भाई, जिसको मानव ने बनाया। घास का मैदान मानव ने नहीं बनाया, ठीक है ना, ये तो प्राकृतिक रूप से है, वन भी प्राकृतिक रूप से है, झील भी प्राकृतिक रूप से है। तो यहाँ पे कृत्रिम परिस्थितिकी जो है, परिस्थितिकी क्या होगा, धान, क्या होगा, धान की खेत, ये मानव द्वारा रोपे जाते हैं, ठीक है ना, बोए जाते हैं तब होता है। चलो बताओ धान जो है किस प्रकार का फसल है। धान जो है आपका खरीफ फसल है। कब बोया जाता है, हो जाता है जून जुलाई में, ठीक है ना। इसकी कटाई कब होती है, कटाई होती है आपकी सितंबर से शुरू होता है, मतलब हम मान इसको ले सकते हैं अक्टूबर, ठीक है ना, अक्टूबर में होता है। ये इसका हो गया, ठीक है ना, इसके बोने का समय, ठीक है ना, ये हो गया इसकी कटाई का समय। बात समझ में आया। घास का मैदान हम पढ़ लिए, वन और झील के बारे में हम पढ़ेंगे इसके बाद में। चलो करा है कि रामसर अभिसमय कन्वेंशन भारत का एक हस्ताक्षर करता है, इसमें संरक्षण के विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित। किसके संरक्षण की बात करता है रामसर, ठीक है ना, यानी ये जो रामसर है, ये रामसर किसके संरक्षण की बात करता है। तो रामसर जो है मुख्य रूप से आपका जो है ये आर्द्र भूमि जितनी होती है वो आर्द्र भूमि, इसको बोलते हैं, ठीक है ना, वेट लैंड, ठीक है ना। वेटलैंड जो होती है आर्द्र भूमियों के संरक्षण की बात की जाती है। वेटलैंड अक्सर क्या होता है, वेटलैंड वह जो क्षेत्र होता है जो दलदल के रूप में हो, ठीक है ना, जहाँ पे सालों भर पानी रहता हो। पानी रहने का मतलब क्या है, ये झील भी हो सकता है, ये नदी भी हो सकता है, ये आपका जो है समुद्र का तटीय क्षेत्र भी हो सकता है, समुद्री, ठीक है ना, समुद्री तटीय क्षेत्र भी हो सकता है। इसमें आपका ये भी आ जाएगा अंडमान निकोबार साइड, ठीक है। इसके बाद से बहुत बड़े जो तालाब है वो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हो सकती है, जितने भी झील वगैरह है ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो इसका कौन सा हिस्सा, इसका जो है, ठीक है ना, आर्द्र हिस्सा। आर्द्र मतलब क्या है, आर्द्र मतलब हम बोलने का तात्पर्य है कि जो जिधर की ज़मीन जो है गीली हो, क्या हो, वहाँ की जो गीली क्षेत्र हो उसको हम बोलेंगे, ठीक है ना। अब सूखा जो है नहीं होगा, ठीक है ना। हम इसको बोल सकते हैं कि जो नदी होती है, नदी के किनारे वाला क्षेत्र आर्द्रभूमि में हो सकता है। लेकिन अगर हम बोल दें सीधे जो स्थल है, स्थल के रूप में, जैसे हम सहारा रेगिस्तान को बोल दें, हम लोग अपने थार रेगिस्तान को बोल दें, या चाहे हम अभी जहाँ पे हमारा शहर बसा हुआ है इसको हम बोल दें, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है हमको यहाँ रामसर साइट्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो रामसर साइट जो है आप याद रखेंगे, ये आपका नेक्स्ट वीडियो बन चुका है, ठीक है ना। ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे रामसर साइट। अब यहाँ करना है कि सुमेलित करना है। सुमेलित करना मतलब इसको मिलाना है, ठीक है ना, मिलाना ही, बताना है कि किसका हिस्सा कितना है, ठीक है ना। हिम ग्लेशियर, देखो भारत में जो स्वच्छ हमारा जल है, स्वच्छ जल, ठीक है ना, स्वच्छ जल समझ रहे हैं, पीने वाली जो पानी, पीने लायक जो पानी है, स्वच्छ जल मतलब पीने लायक पानी, ठीक है ना। अब सब पानी पीने लायक नहीं होता है, उसको रिफाइन करके भी हम पी सकते हैं अच्छे तरीके से। तो पीने लायक पानी का हिस्सा कितना है, देखो
हमारा जो पीने लायक कुल पानी है वो हमारा हिम और ग्लेशियर के रूप में है, भूमिगत जल के रूप में है, झीलों में है, नदियों में है, तालाबों में है, ठीक है ना, कुओं में है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारा पीने लायक पानी है, स्वच्छ जल। तो इसमें से 100 में से मतलब 100 लीटर में से कितना पानी जो है कहाँ पे है ये आपको बता रहा है। इसमें से 75% हम बोल सकते हैं हिम और ग्लेशियर में है, जो उसके बाद दूसरा 24% हमारा भूमिगत जल के रूप में है, झील के रूप में जो है 0.3% है, नदी में ये 0.03% है, जो हम इसको पीने लायक मानते हैं मृदु जल है। जल दो प्रकार का होता है, एक होता है मृदु जल और एक होता है खारा जल, ठीक है ना। तो खारा जल जो होता है ये मुख्य रूप से आपका समुद्र का होता है, ठीक है ना। जो समुद्र है, सागर, महासागर है ना, तो इनके जो पानी है ये सभी खारे होते हैं, तो ये खारा जल है, ठीक है ना। इस पे जो है अगर आप साबुन से हाथ धोओगे, ठीक है ना, साबुन से हाथ धोओगे तो ये जो है झाग नहीं देता है, ठीक है ना। इसके पहचान यही कौन जो है मृदु जल है, कौन खारा जल है, तो इसको पहचानने का है कि आप उस पर जब साबुन लगाओगे तो ये इसमें नहीं होगा। इसमें जो होता है लवणता अधिक होती है, ठीक है ना, लवणता अधिक होती है, इसीलिए इससे जो है नमक बनाया जाता है, इनके पानी से नमक बनाया जाता है। मृदु जल मतलब इसको सॉफ्ट, जिसमें जो है साबुन जो है घुल कर, ठीक है, क्या बना करेगा, झाग बनाएगा। इसका निशान ये है, इसका पहचान ये है। तो मृदु जल जो है, मृदु जल जो भी है, मृदु जल जो है आपका यहाँ पे ग्लेशियर के रूप में है, भूमिगत जल के रूप में है, झील के रूप में है और नदी के रूप में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा जो है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या। तो पौधे जो है नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। पौधे किसके रूप में प्राप्त करते हैं, नाइट्रेट के रूप में, ठीक है ना। नाइट्रेट के रूप में जो है पौधे नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, थोड़ा एक बार देख लें, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है यह मुख्य रूप से पौधों में होता है। किसमें होता है, पौधों में होता है, ठीक है ना। तो पौधों में जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये प्रकाश संश्लेषण पौधों में ही क्यों होता है, तो पौधों की पत्तियों में जो होता है ये क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है ना। तो जहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है वे जो होता है अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है ना। वे स्वयं भोजन बना लेते हैं, इसलिए इन्हें जो होता है हम स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बना ले उसको हम स्वपोषी बोलते हैं। तो पौधों के पत्तियों में क्या होता है, ठीक है ना, क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो होता है, ठीक है ना, क्या होता है, वायुमंडल से, ठीक है ना, वायुमंडल से पत्तियों में, पत्तियाँ क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। उसके बाद से धरती से, ठीक है ना, खनिज मतलब यही नाइट्रेट लेता है, और यहाँ पे जल जो है पानी यहीं से लेता है। और जब इस पत्तियों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है ना, ये सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना, तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो होता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो है ये आपका प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे कि यहाँ पे ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 66H12O6। और इसके बाद से जो है ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। ऑक्सीजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है, मतलब निकलता है, ठीक है। बात समझ में आ गया, आगे बढ़िए। कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में CO2 की मात्रा को नहीं बढ़ाता, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, किस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। श्वसन में, जब हम मानव श्वसन करता है, चाहे कोई भी जीव जंतु श्वसन करता है, तो इसमें क्या लेता है, उसके जीने के लिए O2 आवश्यकता है। तो O2 को ये क्या करता है, O2 को ये लेता है, ठीक है ना, और रिलीज क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, घटेगा नहीं, यहाँ पे बढ़ता है, ठीक है ना। अब हमसे पूछेंगे कि नहीं बढ़ता है। जैविक पदार्थों का जब हम क्षय करेंगे, अपघटन करेंगे, तो यहाँ पे भी ये सारी गैसें निकलेंगी। ज्वालामुखी क्रिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण आता है तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ठीक है ना, और इसके बाद से ये ऑक्सीजन को छोड़ता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ेगा और हमारे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, घटेगा। बात समझ में आ गया।
चलो, कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण को क्या बोलते हैं? तत्वों का चक्रण जो होता है उसको बोलते हैं जैव रासायनिक चक्र, ठीक है ना, जैव रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को हम बोलते हैं जैव रासायनिक चक्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ठीक है ना, सौर विकिरण मतलब सूर्य का प्रकाश। हम मान के चले कि सूर्य का प्रकाश जो है इनमें से किसका सबसे ज़्यादा भूमिका, किसमें इसका भूमिका? कार्बन चक्रण में, हाइड्रोजन के चक्र में, नाइट्रोजन में, या कि जल में? तो देखो इसका जल चक्रण, जल चक्र में, ठीक है ना। जल चक्र मतलब क्या होता है, ठीक है ना, धरती से जो पानी है, ये पानी जो होते हैं, ठीक है ना, ये पानी जो होती है ऊपर उठती है, क्या? वाष्प के रूप में। वाष्प ऊपर जाके संघनित होता है, ऊपर जाके क्या होता है? संघनित। संघनित मतलब छोटी छोटी बूंदों के रूप में बनता है, और ये मिलके क्या बनता है? बादल। फिर बादल अपने समय अनुसार पानी के रूप में क्या होता है? बरसता है। क्या होता है? बरसता है। फिर यही पानी जो है धरती पर किस रूप में? नदियों में, ठीक है ना, महासागरों में, झील तालाबों में, झील और तालाबों में, ठीक है ना। इसके बाद से जो होता है, झील तालाबों के अलावा जो है हमारा जितने भी जल इकट्ठा करने वाले जो भी चीज़ होता है, जिसे भूमिगत जल भी होता है, तो इन सभी चीज़ों में ये क्या करता है, ठीक है ना, भूमिगत जल जो है इसमें आके इकट्ठा होगा, और फिर वही जो है ये जो है चक्र चलते रहेगा। क्या होगा? चक्र जो है आपका चलते रहेगा, ठीक है ना। अब धरती से फिर पानी जो है यहाँ ऊपर उठेगा, वाष्प होगा, फिर बादल बनेगा, फिर पानी के रूप में बरसेगा, फिर धरती पर आएगा, फिर यही चीज़ चलते रहता है। और ये सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है? पानी को वाष्प बदलने का काम होता है उष्मा की आवश्यकता। तो उष्मा का क्या होता है? सौर की वजह से, सौर विकिरण की वजह से होता है। चलो आगे देखते हैं। कौन सा जानवर बिना पानी पिए लंबे समय तक रह सकता है? आपका आंसर आ रहा होगा ऊँट। भाई ऊँट जो होता है पानी पिए बिना रह सकता है, लेकिन इससे भी एक है कंगारू चूहा, ठीक है ना। कंगारू चूहा जो है बिना पानी पिए लंबी अवधि तक रह सकता, काफ़ी दिनों तक, काफ़ी समय तक रह सकता है, ठीक है। किस जीव को शीत निष्क्रियता नहीं पाई? किस में शीत निष्क्रियता नहीं पाई जाती है? मतलब जो है इसका जो है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा शीत में, ठीक है ना। तो वो होता है गिरगिट, ठीक है ना। चमगादड़ के अंदर शीत निष्क्रियता पाई जाती है, कंगारू में पाई जाती है, चूहा में पाया जाता है, लेकिन गिरगिट में नहीं पाया जाता है। मतलब ये शीत में निष्क्रिय होता है, ठंडे के दिनों में निष्क्रिय रूप से हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका नहीं चलता है। कराइए कौन सा जो है असमतापी प्राणी है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है ना। कोल्ड ब्लडेड एनिमल यहाँ पे पूछा है, नहीं है। किसका जो है खून ठंडा नहीं होता है? तो भाई गिरगिट का भी होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। मेढक भी आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। सांप भी आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, लेकिन पक्षी जो है ये आपका, ठीक है ना, हॉट बोल सकते हैं, हॉट ब्लडेड एनिमल है। इसका जब आप देखेंगे तो इसका काफ़ी गर्म होता है इसका ब्लड। अब एक नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा जीव में ग्रीष्म निष्क्रियता पाई जाती है? ग्रीष्म निष्क्रियता का मतलब होता है कि गर्मी के दिनों में ये निष्क्रिय हो जाता है। मगरमच्छ ये तो रहता है, सलामांडर भी रहता है, केचुआ भी रहता है, लेकिन चमगादड़ नहीं होता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? जो मतलब कौन जो है जब प्रदूषण ज़्यादा होगा तो उस पर प्रभाव पड़ेगा? शैवाल होगा कि कवक होगा कि फर्न होगा कि लाइकेन होगा? देखो लाइकेन को जो है हम, ठीक है ना, प्रदूषक संकेतक पौधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रदूषक संकेतक पौधा बोलते हैं। किसको? लाइकेन को, ठीक है। अब पूछ रहे आपसे कौन सा जैव अपघटनीय प्रदूषक है, ठीक है ना। तो ये सीवेज जो होता है जैव अपघटनीय है, बाकी जो है ये जैव अपघटनीय नहीं है। देखो वायु प्रदूषकों में कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित करता है? रक्त धारा को दुष्प्रभावित करने का मतलब है कि हमारे ब्लड को प्रभावित करता है। एस्बेस्टस धूल नहीं है, कैडमियम नहीं है, लेड नहीं है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये है। ये हमारे घरों के चूल्हों से निकलता है, ठीक है ना। घरों के चूल्हों से, ठीक है ना, घरों के चूल्हों से गैस ये निकलता है, ठीक है ना। गैस क्या करता है? निकलता है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है
ये हमारे, ठीक है ना, ये हमारे शरीर के अंदर, ठीक है ना, ब्लड का जो सर्कुलेशन है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है, ब्लड का जो प्रवाह है, ये इसको प्रभावित करता है, ठीक है ना। चलिए आगे आइए, आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना, वही प्रश्न आ गया कि किस वायु प्रदूषण से कौन सा जो हमारा अंग है वह प्रभावित होता है, इसको देखना है। तो भाई मैंने अभी बता दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड माने CO। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रक्त में धाराएं जो होती हैं उसको प्रभावित करता है, ठीक है ना। अब देखो ये शीशा जो है ये धुओं से निकलता है, गाड़ी के धुओं से, किसके, गाड़ी के धुओं से निकलता है, ठीक है ना। तो गाड़ी के जो धुआं होता है इससे निकलने वाला शीशा जो होता है हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है, पारा हमारे उदर को, उदर मतलब पेट को, और एस्बेस्टस धूल जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषण पाए जाते हैं, इनमें से कौन सा प्रदूषण के रूप में नहीं पाया जाता है। भारत के अंदर कौन सा प्रदूषण के रूप में नहीं पाया जाता। भारत के अंदर जो है, भारत के अंदर जब हम पानी का पढ़ेंगे तो इसमें आर्सेनिक की मात्रा पाई जाती है, फ्लोराइड की मात्रा भी पाई जाती है, यूरेनियम की मात्रा भी पाई जाती है। लेकिन जो हमारे भारत के अंदर जो पीने लायक पानी है उसमें सार्बिटॉल नहीं पाया जाता है, सार्बिटॉल जो है नहीं पाया जाता है। कौन कौन चीज़ पाया जाता है, आर्सेनिक पाया जाता है, फ्लोराइड पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, लेकिन जो है ये सार्बिटॉल नहीं पाया जाता है। चलिए फिर से हम इसको रिकॉल करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आप जो है कमेंट में लिखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, याद रहेगा आपको, ठीक है। चलिए तो अब जो है हम आपको कुछ बताने का प्रयास करेंगे कि ये हमने EVS पढ़ा, ठीक है ना, EVS का पार्ट 1 है, अभी अब चलेगा EVS का पार्ट 2। इसके अंदर जो है, ठीक है ना, इसके अंदर जो है हमको आगे आप लोगों को एक वीडियो के थ्रू आर्द्रभूमि आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, आर्द्रभूमि पढ़ लीजिएगा, वन पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद से जो एक और था और रामसर साइड, तो ये आपका आर्द्रभूमि हो गया, वन हो गया, और इसके बाद से भूमि के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये सारी जो है इम्पोर्टेंट चीज़ हैं। उसके बाद से पारिस्थितिकी, ठीक है ना, ये भी जानना है। तो इन सभी चीज़ों को आप इस वीडियो के बाद आप पढ़ लेंगे, क्योंकि इसका जो फर्स्ट वीडियो है, जब इसका जो वीडियो है वह तुरंत ही वो भी रिकॉर्ड हो चुका है, उसको भी हम जल्द से जल्द डाल देंगे। चलिए, तो मैं हूँ BR गुप्ता, बिट्टूराज गुप्ता, और आप देख रहे हैं मिस्टर BRG, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव जोन। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना।